Hello everyone, welcome back to my new channel Unravel Study. My name is Udisha and in today's video we are going to continue with part 2 of the topic The Language Learner Unit 1 from BEGS 185 English Language Teaching Book. अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले आप उसे देख लें for the better clarity. In this video, we'll talk about some important learner characteristics like cognitive abilities, learning styles, and personality traits that influence how students learn a language. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें because it will help you a lot in understanding this topic better. तो चलिए चलते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ. इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में भी हमने देखा था कि क्या होती है लर्निंग और इस वीडियो में हम देखेंगे learner characteristics that influence learning at school. Learning is influenced by both external factors like environment and experiences and internal qualities like readiness, motivation, personality और cognitive ability. हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी that how readiness and motivation are the important factors that affect learning in school. Teachers और peers भी काफ़ी important role play करते हैं in shaping these learner characteristics. तो चलिए देखते हैं categories of learners characteristics जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे cognitive characteristics के बारे में. तो क्या होती हैं cognitive abilities? These are related to a learner's mental ability. कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड हाउ विल दे परफॉर्म इन एकेडमिक्स. कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के 4 पार्ट्स हैं. फर्स्ट, जर्नल स्कॉलास्टिक एबिलिटी. सेकंड, लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड. थर्ड, लर्निंग स्टाइल्स. एंड फोर्थ, पर्सनालिटी डिस्पोजिशंस लाइक फीलिंग्स, इमोशंस एंड सोशल इंटरेक्शन. तो चलिए वन बाय वन इन सब के बारे में जान लेते हैं. तो चलिए बात करते हैं जर्नल स्कॉलास्टिक एबिलिटी के बारे में. क्या होती है स्कॉलास्टिक एबिलिटी? सिंपल वर्ड्स में इट मीन्स अ स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड फॉर स्कूल सब्जेक्ट. कोई बच्चा किसी स्कूल सब्जेक्ट में कैसा कर रहा है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, उसका इंटेलिजेंस, उसका एप्टीट्यूड, ये सब बताता है स्कॉलास्टिक एबिलिटी. ये एबिलिटी हम यूजुअली मेजर करते हैं रीजनिंग, मेमोरी और पैटर्न रिकॉग्निशन टेस्ट के थ्रू. तो इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं. अ स्टूडेंट हु इजीली ग्रास्प मैथ प्रॉब्लम्स और जल्दी से कोई भी कॉन्सेप्ट समझ लेता है शोज हाई स्कॉलास्टिक एबिलिटी. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. एक बच्चा है हु रिमेंबर्स स्टोरी कंटेंट क्लियरली और वो अच्छे से ऐसे राइटिंग करता है. तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? इट रिफ्लेक्ट्स स्ट्रॉन्ग वर्बल स्किल्स. अच्छा, यहाँ हम स्टडीज़ की बात सिर्फ स्कूल सब्जेक्ट्स को रेफर नहीं कर रहे हैं, ठीक है. हम होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं विच इंक्लूड्स एक्टिविटी लाइक म्यूजिक, डांस, ड्रामा, लीडरशिप, ठीक है. एंड दीज पॉइंट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. अगर हम एक प्रॉपर इवेल्युएशन करते हैं, आजकल जो हमारी रिपोर्ट कार्ड्स भी आती हैं आप देखोगे, उसके अंदर स्पेशली ये सब एक्टिविटीज़ अलग से मेंशन होती है और इनके भी ग्रेड्स मेंशन होते हैं. ओके, बिकॉज अब हम एक हॉलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. अ चाइल्ड हु लीड्स अ ग्रुप इन अ स्कूल प्रोजेक्ट शोज लीडरशिप और कोलैबोरेशन स्किल्स. इवन इफ अकेडमिक्स में वो बच्चा एवरेज क्यों ना हो, तो भी उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ और कोलैबोरेटिव स्किल्स हैं. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. एक बच्चा है जो अकेडमिक्स में एवरेज है बट वो म्यूज़िक और डांस में बहुत अच्छा कर रहा है. तो हम क्या बोलेंगे कि उस बच्चे के अंदर भी एबिलिटीज़ हैं, उसकी जो इंटेलिजेंस है वो भी यूनिक है, ठीक है. तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. नाउ आवर सेकेंड पॉइंट इज लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड. Some learners have a natural talent for learning languages, just like किसी को म्यूज़िक का टैलेंट है, किसी को डांस का टैलेंट है, किसी को आर्ट का टैलेंट है. ऐसे ही कुछ लर्नर्स होते हैं जिन्हें नेचुरल टैलेंट होता है फॉर लर्निंग लैंग्वेजेस. ये एप्टीट्यूड इन्वॉल्व करता है फोनेटिक कोडिंग, साउंड डिस्क्रिमिनेशन और पैटर्न रिकॉग्निशन. व्हाट इज फोनेटिक कोडिंग? इट इज़ द एबिलिटी टू हियर, आइडेंटिफाई एंड remember different speech sounds like the sounds of letters. ये स्किल एक स्टूडेंट को हेल्प करती है अलग अलग साउंड्स को समझने और याद रखने में.
For example, if a child can hear the difference between the word ship and sheep, they have good phonetic coding skills. Now come to sound discrimination. This means being able to tell the difference between similar sounds. ये क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है जब किसी लैंग्वेज के सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स को अलग अलग पहचानना होता है. फॉर एग्जाम्पल, द डिफरेंस बिटवीन बैट एंड पैट. बाय लिसनिंग केयरफुली हमें बैट और पैट के बीच का डिफरेंस समझ में आएगा. नाउ पैटर्न रिकॉग्निशन. This is the ability to notice patterns in language like how words are formed or how grammar works. ये एक cognitive skill है जिसमें learner rules या structure को समझ लेता है even without being directly taught. For example, if a child sees many sentences like he is going, she is eating, they may recognize the word is plus verb ing. ये पैटर्न जो है वो एनालाइज करेगा और उसके बाद अप्लाई करेगा टू मेक देयर ओन सेंटेंसेस. लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड रोट लर्निंग से काफ़ी डिफरेंट होता है. यहाँ ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग और लिसनिंग स्किल्स मैटर करती हैं. पहले के टाइम पे कुछ टेस्ट होते थे लाइक पिम्सिलर लैंग्वेज एप्टीट्यूड बैटरी PLAB. इन टेस्ट का क्या काम होता था? ये टेस्ट डिटरमाइन करता था एक स्टूडेंट की रेडीनेस टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज, कि वो कितना रेडी है फॉरेन लैंग्वेज को याद करने में. आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स विद स्पेशल लैंग्वेज टैलेंट. कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते थे जिनमें स्पेशल लैंग्वेज टैलेंट्स होते थे, वो इस टेस्ट के थ्रू जो है आइडेंटिफाई करते थे. एंड हेल्प अंडरस्टैंड वाई अ स्टूडेंट मे बी स्ट्रगलिंग इन फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज. बहुत से बच्चे होते हैं जो फॉरेन लैंग्वेज ऑप्ट करते हैं, तो क्यों वो स्ट्रगल कर रहे हैं. ठीक है, इस चीज़ को भी चेक करने के लिए ये टेस्ट जो होता था, और ये जो टेस्ट होता था ये अडल्ट्स के लिए होता था. इट इज़ नॉट फॉर स्कूल किड्स. ये स्कूल किड्स के लिए नहीं होता था. बट आज के मेथड जो हैं वो बहुत डिफरेंट है. वो फोकस करते हैं कम्युनिकेशन पे, नॉट जस्ट ग्रामर रूल्स. फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है हु इज़ वीक इन मैथ्स लेकिन लैंग्वेज ईजिली पिक कर लेता है थ्रू लिसनिंग एंड स्पीकिंग. तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर एक लैंग्वेज एबिलिटी है. एक चाइल्ड है जो राइटिंग में वीक है बट बोलने में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, फ्लुएंट है. इट शोज देयर गुड ओरल स्किल्स. तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं अपना थर्ड पॉइंट, लर्निंग स्टाइल्स. व्हाट इज़ लर्निंग स्टाइल? इट मीन्स हाउ एन इंडिविजुअल प्रेफर टू लर्न. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो विजुअल लर्नर्स होते हैं, कुछ ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं और कुछ काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं. ये हमने अपनी पिछली वीडियो में भी समझा था. अंडरस्टैंडिंग लर्निंग स्टाइल्स हेल्प्स टीचर टू क्रिएट इंक्लूसिव टीचिंग प्लान इन द क्लासरूम. अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स. सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसरी प्रेफरेंसेस की. देन वी विल टॉक होल वर्सेस पार्ट फोकस्ड लर्निंग. Third, inductive versus deductive learning. Fourth, convergent versus divergent thinking. तो चलिए एक एक करके इन टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स को पढ़ लेते हैं. तो चलिए सबसे पहले अपना फर्स्ट टाइप देख लेते हैं, सेंसरी प्रेफरेंसेस. कौन होते हैं सेंसरी लर्नर्स? लर्नर्स प्रेफर टू रिसीव इंफॉर्मेशन थ्रू देयर सेंसेस. ऐसे बच्चे जो सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन रिसीव करना पसंद करते हैं, जैसे कि विजुअल लर्नर्स. They learn best by seeing. जो डायग्राम्स, वीडियो से कॉन्सेप्ट समझते हैं उन्हें हम विजुअल लर्नर्स बोलते हैं. देन ऑडिटरी लर्नर्स, दे लर्न बेस्ट थ्रू लिसनिंग. ऐसे बच्चे जो लेक्चर्स में, डिस्कशंस में इन्वॉल्व होते हैं, इससे उन्हें ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिलती है. नेक्स्ट वी हैव काइनेस्थेटिक लर्नर. दे लर्न बेस्ट बाय डूइंग. ऐसे बच्चे जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस में बिलीव करते हैं, लाइक कोई साइंस का प्रोजेक्ट हो तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसे करना पसंद करेंगे. रोल प्लेज, ये सब चीज़ें जिसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती है, तो इन बच्चों को हम कहते हैं कि ये हैं काइनेस्थेटिक लर्नर्स. देन सेकेंड टाइप, होल वर्सेस पार्ट फोकस लर्निंग. होल फोकस लर्नर वो होते हैं जो सबसे पहले ओवरऑल आइडिया समझना पसंद करते हैं. लाइक पहले वो स्टोरी के बारे में समझेंगे, क्या है ओवरऑल स्टोरी, उसके बाद उसके डिटेल्स देखेंगे.
देन वी हैव पास्ट फोकस लर्नर। पास्ट फोकस लर्नर्स होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स को प्रेफर करते हैं, लाइक लाइन बाय लाइन पोम्स की लाइन पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, उसके बाद एक ओवरऑल आइडिया लेंगे कि है पोएम में क्या चीज़ है। तो इन्हें हम बोलते हैं होल वर्सेस पार्ट फोकस लर्नर। देन थर्ड टाइप है हमारा इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव लर्निंग। जो अगर कोई हमारी वीडियो कोई टीचर देख रहा है तो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड जो है ये हमें बीएड में या किसी भी टीचिंग कोर्स, जेबीटी, एनटीटी, व्हाटएवर जो भी कोर्सेज होते हैं, इन सब में भी इन सब मेथड्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो क्या होता है इंडक्टिव मेथड? इंडक्टिव मेथड होता है कि सबसे पहले बच्चे जो हैं वो एग्जाम्पल्स को देखेंगे, उन्हें ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद उनका जो रूल है वो खुद डिकोड करते हैं और टीचर की हेल्प से। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है जो ग्रामर का रूल ऑब्जर्व कर रहा है, मेमोराइज नहीं कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे कि क्लास में कोई टीचर आई, उन्होंने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाना स्टार्ट करा और कोई भी बोर्ड पे एग्जाम्पल लिखा, लाइक सिंपल प्रेजेंट का कोई एग्जाम्पल लिखा, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बच्चों को एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव सेंटेंसेस में चेंज करना सिखाया। ठीक है, सो उन्होंने स्टेप्स लिखे, सेंटेंस को चेंज करा। तो इसमें क्या हुआ, बच्चों ने एग्जाम्पल के थ्रू पूरे पैटर्न को समझा, एनालाइज करा। अब जब वो एनालाइज कर चुके हैं, पैटर्न समझ चुके हैं, उसके बाद वो रूल जो होता है उसे खुद डिकोड कर सकते हैं थ्रू द एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट वी हैव डिडक्टिव लर्नर। डिडक्टिव लर्निंग क्या होती है? बिल्कुल इंडक्टिव लर्निंग का उल्टा। जैसे इंडक्टिव लर्निंग में आप पहले एग्जाम्पल समझते हैं, रूल बाद में। इसमें हम पहले रूल समझते हैं और एग्जाम्पल बाद में। ठीक है, रूल्स को समझकर उन्हें अप्लाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में कोई भी टॉपिक है, उसमें हम सबसे पहले फॉर्मूला समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं डिडक्टिव लर्निंग। देन फोर्थ टाइप इज कन्वर्जेंट वर्सेस डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकर्स कौन होते हैं? ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकर्स वो होते हैं जो फोकस करते हैं एक करेक्ट आंसर पे। लाइक हमने क्वेश्चंस देखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रेफर करते हैं विद अ क्लियर आंसर। और डाइवर्जेंट थिंकर कौन होते हैं? डाइवर्जेंट थिंकर वो होते हैं जो एक्सप्लोर करते हैं मैनी पॉसिबल सॉल्यूशन। ठीक है, वो बहुत सारे सॉल्यूशंस को देखेंगे, उन्हें एनालाइज करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैव क्रिएटिव राइटिंग और प्रोजेक्ट वर्क विद फ्लेक्सिबल रिजल्ट। ठीक है, लाइक क्रिएटिव राइटिंग्स होती हैं, कुछ प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, उसमें वो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस देखते हैं, उसके बाद उन पे वर्क करते हैं। तो इन्हें हम बोलेंगे डाइवर्जेंट थिंकर्स। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की, दैट इज पर्सनालिटी डिस्पोजिशंस, फीलिंग्स, इमोशंस एंड सोशल इंटरेक्शन। हर चाइल्ड की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, अपने कुछ ट्रेट्स होते हैं, एंड दीज ट्रेट्स आर स्टेबल एंड नॉन कॉन्शियसली चूजन। दे अफेक्ट हाउ अ चाइल्ड बिहेव, फील एंड लर्न। एज अ टीचर हमारा रोल क्या होता है? हमारा रोल होता है इन ट्रेट्स को अंडरस्टैंड करना और किसी भी बच्चे को गुड और बैड लेबल ना करना। ओके, अब हम देखते हैं हमारे कुछ पर्सनालिटी डायमेंशंस। ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं ऑन विच इंडिविजुअल डिफर। Okay, so our first aspect is extroversion, introversion. हमने नॉर्मल लाइफ में सुना होगा एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड और इंट्रोवर्ट चाइल्ड। ओके, तो ये वही कॉन्सेप्ट है। एक्सट्रोवर्टेड चाइल्ड होते हैं ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, ग्रुप में एक्टिव होते हैं, ग्रुप डिस्कशन करना, स्टेज परफॉर्मेंस देना, क्लास एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, ये सब चीज़ें पसंद करते हैं। देन वी हैव इंट्रोवर्टेड चाइल्ड। इंट्रोवर्टेड चाइल्ड इनके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड होते हैं, सोलो टास्क करना पसंद करते हैं, ग्रुप डिस्कशन में हेजिटेट होते हैं, अलग रहते हैं लोगों से। ऐसे बच्चों को हम बोलते हैं इंट्रोवर्टेड चाइल्ड। देन वी हैव ओपननेस एंड क्लोज माइंडेडनेस। ओपन बच्चे कौन से होते हैं? ओपन बच्चे वो होते हैं जो हमेशा क्यूरियस रहते हैं, हमेशा क्रिएटिव रहते हैं,
ऐसे बच्चे जो नई चीज़ें ट्राई करना, एक्सपेरिमेंट करना, न्यू एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। इन बच्चों को हम बोलते हैं ओपन चाइल्ड। देन वी हैव क्लोज माइंडेड चाइल्ड। क्लोज माइंडेड चाइल्ड वो होते हैं जो न्यू आइडियाज़ को वेलकम नहीं करते, उन्हें अवॉइड करते हैं, अपना वही नॉर्मल रूटीन फॉलो करना और ट्रेडिशनल मेथड्स को ही फॉलो करना, इसे हम बोलते हैं क्लोज माइंडेड चाइल्ड। Okay, then we have third point, conscientiousness and undirectedness. Conscientious बच्चे कौन से होते हैं? जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपना काम टाइम से पूरा करते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह टाइम पे सबमिट करते हैं। और अनडायरेक्टेड चाइल्ड होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, केयरलेस होते हैं, अपना काम टाइम से नहीं करते, बहुत गलतियाँ करते हैं। इन्हें हम कहते हैं अनडायरेक्टेड चाइल्ड। Then we have fourth point, agreeableness, antagonism. Agreeable child कौन से होते हैं? Agreeable child होते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, इन्हें हम कहते हैं agreeable child. Then we have antagonistic child, जो हर बात पे आर्ग्यूमेंट करते हैं, डिस्ट्रप्टिव होते हैं, क्लास में आर्ग्यूमेंट करेंगे, रूल्स ब्रेक करेंगे, ऐसे बच्चे जो दूसरों को भी बैड इन्फ्लुएंस करते हैं, इन बच्चों को हम बोलते हैं antagonistic child. Then we have fifth point, neuroticism and stability. न्यूरोटिक चाइल्ड कौन से होते हैं? न्यूरोटिक चाइल्ड होते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, जल्दी अपसेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को अपने क्रिटिसिज्म के तौर पे लेते हैं और डिस्करेज्ड फील करते हैं। देन वी हैव स्टेबल चाइल्ड। स्टेबल चाइल्ड होते हैं जो बहुत ज़्यादा काम होते हैं, कंपोज होते हैं, और अगर कोई उन्हें कुछ समझाता भी है तो वो उस चीज़ को एक पॉजिटिव फीडबैक में लेते हैं, ना कि उन्हें क्रिटिसिज्म समझते हैं अपना। ठीक है। देन देर आर सम फर्दर डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी ऑल्सो, जैसे कि सेल्फ एस्टीम। तो जब ये सबसे ज़्यादा हाई पे होता है तो लोग ज़्यादा रिस्क लेते हैं, राइट, कॉन्फिडेंट होते हैं। देन लो होता है तो चैलेंजेस अवॉइड करते हैं और उन्हें एक फियर होता है बीइंग रॉन्ग, राइट। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, कॉन्फिडेंट चाइल्ड ट्राइज न्यू थिंग वर्सेस नर्वस चाइल्ड स्टे क्वाइट। देन वी हैव सोशल कन्फर्मिटी। सोशल कन्फर्मिटी क्या होता है? कुछ स्टूडेंट्स जो दूसरों को फॉलो करते हैं टू फिट इन, कुछ इंडिपेंडेंट थिंकिंग प्रेफर करते हैं, लाइक एक बच्चा है जो दूसरों को कॉपी करता है और एक बच्चा है जो प्रेफर करता है थिंक अलोन। तो ये होता है सोशल कन्फर्मिटी। तो चलिए देख लेते हैं कंक्लूजन। आज की वीडियो में हमने समझा लर्नर्स डिफर इन एबिलिटीज, स्टाइल्स एंड पर्सनालिटी। Then these differences affect how they learn and respond in class. Then teachers should recognize and respect these individual traits. और हमने कुछ flexible teaching methods भी देखे which supports all type of learners. Then how holistic growth matters in terms of academic, emotional and social. Then हमने last में देखा a thoughtful approach which helps every child succeed. So that's all for today's video. I hope the concepts were clear and helpful. In the next one, part 3 of this chapter, we will discuss Gardner's theory of multiple intelligence along with some other key points related to learners' characteristics. If you didn't watch part 1 of this topic, do check it out for better understanding. Thanks a lot for watching, and if you found this video helpful, don't forget to like, share, subscribe and hit the bell icon so you never miss an update from Unravel Study. See you in the next video. Stay tuned, keep learning. Bye bye.